So welcome back to this session of Economics PYQ of 2022 for UPSC Prelims Civil Services Examination. 2022 यूपीएससी प्रीलिम्स में इकोनॉमिक्स सेक्शन से अबाउट 14 to 15 क्वेश्चंस पूछे गए थे। इन्हीं क्वेश्चंस का इस सेशन के अंदर हम डिटेल एनालिसिस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, विद रेफरेंस टू द इंडियन इकोनॉमी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1, if the inflation is too high, Reserve Bank of India is likely to buy government securities. दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग बिकॉज जब इन्फ्लेशन हाई होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बाय नहीं करता है, सेल करता है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जब सेल की जाएंगी तभी करेंसी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास आएगी, करेंसी का मार्केट में लैक होगा और यहाँ पर इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सकता है। Statement 2, if the rupee is rapidly depreciating, RBI is likely to sell dollars in market. This statement is correct because रुपी अगर डेप्रिशिएट होगा आरबीआई डॉलर सेल करेगा। डॉलर सेल करने से जो करेंसी होगी वो आरबीआई के पास पहुंचेगी और आरबीआई के पास पहुंचने से मार्केट में करेंसी का लैक होगा। मार्केट में करेंसी का लैक होगा तो इसकी वैल्यू एप्रिशिएट होगी। सो स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट। स्टेटमेंट 3, if interest rate in USA or European Union were to fall, that is likely to induce RBI to buy dollars. यूएसए और यूरोपियन यूनियन में इंटरेस्ट रेट अगर फॉल होता है देन आरबीआई डॉलर बाय करेगा। दिस स्टेटमेंट इज आल्सो करेक्ट। सो करेक्ट आंसर इज बी 2 and 3. Let's discuss the detail of this question. Why statement 1 is incorrect? To control high inflation, the RBI need to reduce liquidity. It means money supply को RBI reduce करता है। Buying securities inject cash into the system. Therefore, the RBI would sell government securities, open market operations to soak up liquidity. लिक्विडिटी को सोक अप करने के लिए ओपन मार्केट ऑपरेशन के थ्रू आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को सेल करता है। Why statement 2 is correct? When the rupee depreciates, there is an excess of rupee and a shortage of dollars. The RBI sells dollars from the forex reserve and buy rupees to stabilize the exchange rate. Why statement 3 is correct? If interest rate in the US, European Union fall, forex foreign investors move capital to India seeking higher return. This causes an influx of dollar. To prevent the rupee from appreciating too much and hurting export, the RBI buy these excess dollar. यूएस या यूरोपियन यूनियन में इंटरेस्ट रेट अगर फॉल होते हैं देन फॉरेन इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो कैपिटल को इंडिया की तरफ मूव कराना चाहते हैं और इससे इंडिया में डॉलर का इन्फ्लक्स इंक्रीज होता है। डॉलर का इन्फ्लक्स जब इंक्रीज होगा इंडियन रुपये का जो वैल्यू है वो एप्रिशिएट होगा और एप्रिशिएट होने से इंडियन एक्सपोर्ट को भी लॉस हो सकता है। इसको कंट्रोल करने के लिए आरबीआई एक्सेस डॉलर को बाय कर लेता है। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज कॉन्स्टिट्यूट द रियल सेक्टर इन इकोनॉमी। इनमें से कौन कौन सा एक्टिविटीज है जो इकोनॉमी में रियल सेक्टर को कॉन्स्टिट्यूट करता है। नंबर 1, फार्मर्स हार्वेस्टिंग देयर क्रॉप। यस, फार्मर क्रॉप को हार्वेस्टिंग करते हैं देन ये रियल सेक्टर का पार्ट है। नंबर 2, टेक्सटाइल मिल्स कन्वर्टिंग रॉ कॉटन इनटू फैब्रिक्स। दिस इज आल्सो ट्रू। टेक्सटाइल मिल रॉ कॉटन को अगर फैब्रिक्स में कन्वर्ट कर रहे हैं ये भी रियल सेक्टर का पार्ट है। नंबर 3, कॉमर्शियल बैंक लैंडिंग मनी टू अ ट्रेडिंग कंपनी। दिस इज रॉन्ग बिकॉज यहाँ पर रियल गुड्स एंड सर्विसेज जनरेट नहीं हो रही हैं जबकि ऊपर वाले 2 ऑप्शंस में रियल गुड्स एंड सर्विसेज जनरेट हो रही हैं। नंबर 4, कॉर्पोरेट बॉडी इश्यूइंग रुपए डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स ओवरसीज। दिस इज आल्सो रॉन्ग। सो करेक्ट आंसर इज ए 1 and 2 रियल सेक्टर को कॉन्स्टिट्यूट करती हैं। So let's discuss the detail of this question. The real sector is a part of economy that produces tangible goods and services such as agriculture, manufacturing, etc.
रियल सेक्टर इकोनॉमी का वो पार्ट है जो कि टेंजिबल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करता है। वह स्टेटमेंट 1 एंड 2 करेक्ट। Statement 1 and 2 involve actual production harvest, thus belong to real sector. Statement 3 and 4 belong to financial sector, which deals with the flow of money, credit and paper assets rather than the direct production of goods. Question number 3. With reference to the Indian economy, consider the following statement. 3 statement given है, कौन सा statement correct है ये find करना है। An increase in nominal effective exchange rate (NEER) indicate the appreciation of rupee। नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट में अगर इंक्रीज होता है देन इससे रुपी एप्रिशिएट होता है। यस, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। स्टेटमेंट 2, एन इंक्रीज इन द रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट REER इंडिकेट एन इम्प्रूवमेंट इन ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस। दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग बिकॉज रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट में अगर इंक्रीज होता है देन ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस इससे इम्प्रूव नहीं होता है, इससे डिक्रीज होता है। सो स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट। Statement 3. An increasing trend in domestic inflation related to inflation in other countries is likely to cause an increasing divergence between NEER and REER. This statement is correct. So correct answer is C, 1 and 3 only. So let's discuss the detail of this question. सबसे पहले हम यहाँ पर NEER and REER के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। What is nominal effective exchange rate NEER? NER is a weighted average of a country's currency related to basket of major foreign currencies। किसी कंट्री की करेंसी का वेटेज एवरेज जब अदर कंट्रीज की करेंसी के साथ मेजर किया जाता है, दिस इज नोन एज NEER। द बास्केट इंस्टेड ऑफ जस्ट लुकिंग एट रुपी वर्सेस डॉलर, NEER look at a group of currencies like the euro, yen, pound, etc. based on how much India trades with those countries। What what is tell us? Increase in NEER indicate appreciation। NEER में जब increase होगा इससे appreciation होगा। The home currency is gaining value against the basket। Home currency it means इंडिया की करेंसी का जो वैल्यू है वो अगेंस्ट द अदर करेंसीज के कंपेयर में वैल्यू इंक्रीज होगी। डिक्रीज इन NEER इंडिकेट डेप्रिसिएशन, द होम करेंसी इज लॉसिंग वैल्यू अगेंस्ट द बास्केट। NEER अगर डिक्रीज होगा तो इससे होम करेंसी अदर करेंसीज के कंपेयर में उसका वैल्यू डाउन होगा। लिमिटेशंस, इट डज नॉट अकाउंट फॉर इन्फ्लेशन और द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ गुड्स इन दोज कंट्रीज। What is real effective exchange rate REER? REER is a NEER adjusted for inflation differences between the home country and its trading partner। होम कंट्री एंड ट्रेडिंग पार्टनर के बिटवीन इन्फ्लेशन में जो डिफरेंस होता है उसके एडजस्टमेंट के साथ REER फाइंड किया जाता है। द कंसेप्ट, इफ इंडिया हैज 10 इन्फ्लेशन एंड द US हैज 2% इन्फ्लेशन, Indian goods have become more expensive even if the exchange rate is still the same। RER captured this reality. The formula simplified, REER equal to NEER multiplied domestic price index upon foreign price index। What it tells us, increase in REER means the country's exports are becoming more expensive and less competitive globally। Decrease in REER means the country's exports are becoming cheaper and more competitive। Important logic. If India has much higher inflation than its trading partners, the RER will rise faster than the NEER. This creates a gap, signaling that although your currency might look stable on paper, your products are actually becoming too expensive for foreigners to buy। इससे रिलेटेड टेबल गिवन है शॉर्ट में, जो भी अभी हमने डिस्कस किया उसका शॉर्ट टेबल यहाँ गिवन है। Why statement 1 is correct? NEER is a weighted average of bilateral exchange rate। An increase means the rupee has strengthened against a basket of currencies। NEER bilateral exchange रेट के एवरेज का वेटेज होता है। अगर NEER में इंक्रीज होता है देन करेंसी की वैल्यू अदर करेंसीज के कंपेयर में स्ट्रेंथन होती है।
Why statement is incorrect? REER is NER adjusted for inflation. ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके ओनली 1 एंड 3 स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट नहीं था। क्वेश्चन नंबर 4, rapid financing instrument and rapid credit facility are related to provisions of lending by which of the following? Rapid financing instrument and rapid credit facility, ये लैंडिंग फैसिलिटी है, बट किस ऑर्गेनाइजेशन की लैंडिंग फैसिलिटी है? करेक्ट आंसर इज इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, IMF. So let's discuss the detail of this question. Rapid financing instrument and rapid credit facility. These are emergency lending window of IMF. The rapid financing instrument provide a fast financial assistance to all member countries facing an urgent balance of payment need. रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट के अंदर जो क्रेडिट फैसिलिटी दी जाती है, ये फाइनेंशियल असिस्टेंस जो गिवन किया जाता है, वो ऑल मेंबर कंट्रीज को गिवन किया जा सकता है। कोई भी ऐसा कंट्री, स्पेशली जो इसके मेंबर कंट्रीज हैं, अगर अर्जेंट बैलेंस ऑफ पेमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, उन्हें फाइनेंशियल असिस्टेंस गिवन किया जा सकता है। बट रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी RCF प्रोवाइड सिमिलर सपोर्ट स्पेसिफिकली टू लो इनकम कंट्रीज एट जीरो इंटरेस्ट रेट। रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी जो होती है वो ओनली लो इनकम कंट्रीज के लिए होती है और जीरो इंटरेस्ट रेट पर इन्हें फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड कराया जाता है। कंडीशनलिटी, IMF loan often come with strings attached. Policy reform like reducing fiscal deficit or privatizing state assets to ensure the country become stable enough to repay the loan. About इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, यहाँ पर हमने देखा कि IMF के द्वारा ये लैंडिंग फैसिलिटीज होती है और रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट जो होता है वो ओनली इसके मेंबर कंट्रीज को गिवन किया जाता है और रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी जो होती है वो लो इनकम कंट्रीज के लिए जीरो इंटरेस्ट रेट पर क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। अबाउट इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, IMF is an organization of 190 countries working to foster global monetary cooperation, secure financial stability, and facilitate international trade. Established in 1944 at the Bretton Woods Conference alongside the World Bank, IMF 1944 में ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस के ड्यूरिंग अलोंगसाइड द वर्ल्ड बैंक इस्टेब्लिश किया गया था। इट इज ऑफन रेफर्ड टू एज द लैंडर ऑफ लास्ट रेजोर्ट फॉर कंट्रीज फेसिंग इकोनॉमिक क्राइसिस। कंट्रीज अगर इकोनॉमिक क्राइसिस फेस कर रही हैं, देन IMF लैंडर ऑफ लास्ट रेजोर्ट के तौर पर देखा जाता है। कोर मैंडेट एंड फंक्शंस ऑफ IMF, द IMF ऑपरेट थ्रू थ्री प्राइमरी मैकेनिज्म। IMF थ्री प्राइमरी मैकेनिज्म के थ्रू ऑपरेट किया जाता है। नंबर 1 सर्विलेंस, नंबर 2 टेक्निकल असिस्टेंस, नंबर 3 लैंडिंग। नंबर 1 सर्विलेंस, it monitor the economic and financial policies of 190 member countries. It provides regular health checkup to identify risk to stability. Technical assistance, it helps countries to modernize their economic policies and institutions, such as strengthening tax system or improving banking regulations. Lending, it provides loan to member countries who facing actual or potential balance of payment problem. This financial assistance give countries the breathing room to correct identifying underlying economic issues. गवर्नेंस एंड कोटाज, IMF का गवर्नेंस किस तरीके से हैंडल किया जाता है? अनलाइक द यूनाइटेड नेशंस वेयर ईच कंट्री हैज वन वोट, द IMF ऑपरेट ऑन अ कोटा सिस्टम। IMF कोटा सिस्टम के थ्रू ऑपरेट होता है। ये यूनाइटेड नेशंस की तरह ईच मेंबर कंट्री का वन वोट नहीं रखता है। कोटा, ईच मेंबर इज असाइंड अ कोटा बेस्ड ऑन इट्स रिलेटिव साइज इन द वर्ल्ड इकोनॉमी। वर्ल्ड इकोनॉमी में जिस कंट्री का साइज जितना बिग होगा उसको उतना ही ज्यादा कोटा गिवन किया जाता है। द कोटा डिटरमाइन वोटिंग पावर, फाइनेंशियल कमिटमेंट, एक्सेस टू फाइनेंसिंग। वोटिंग पावर, लार्जर इकोनॉमीज हैव मोर से इन डिसीजंस। जिस कंट्री का इकोनॉमी लार्जर होगा देन वो IMF डिसीजन में उसका जो सेइंग होगा वो मोर होगा। फाइनेंशियल कमिटमेंट,
How much the country contribute to the IMF fund? Access to financing. How much a country can borrow? SDR, special drawing rights. The SDR is an international reserve assets created by IMF. SDR IMF के द्वारा क्रिएट किए गए इंटरनेशनल रिजर्व एसेट्स हैं. इट्स वैल्यू इज बेस्ड ऑन अ बास्केट ऑफ 5 करेंसीज: USD, यूरो, चाइनीज रिनमिनबी, जापानीज येन, ब्रिटिश पाउंड. की रिपोर्ट्स पब्लिश बाय IMF. IMF कौन कौन सी रिपोर्ट्स पब्लिश करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक WEO published twice a year, providing global growth projections and analysis of economic trends. ईयर में 2 टाइम वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट पब्लिश की जाती है. IMF इसको पब्लिश करता है एंड ग्लोबल ग्रोथ प्रोजेक्शन से प्रोवाइड कराता है, साथ ही इकोनॉमिक ट्रेंड्स का एनालिसिस ये प्रोवाइड कराता है. ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट GFSR फोकस ऑन द हेल्थ ऑफ ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट एंड पोटेंशियल सिस्टमेटिक रिस्क. ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट जो होती है ये ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट की हेल्थ एंड पोटेंशियल सिस्टमेटिक रिस्क पर फोकस करता है. IMF वर्सेस वर्ल्ड बैंक, द डिफरेंस. प्राइमरी गोल, IMF का प्राइमरी गोल मैक्रो इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इंश्योर करना है. वर्ल्ड बैंक का जो प्राइमरी गोल है वो लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड पॉवर्टी रिडक्शन है. हम देख सकते हैं फाइनेंशियल स्टेबिलिटी IMF का वर्क है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड पॉवर्टी रिडक्शन वर्ल्ड बैंक का वर्क है. फोकस, IMF का जो फोकस होता है वो बैलेंस ऑफ पेमेंट, क्राइसिस एंड एक्सचेंज रेट पर होता है. वर्ल्ड बैंक का फोकस जो होता है वो इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ, एजुकेशन एंड स्पेसिफिक प्रोजेक्ट पर होता है. IMF का जो लैंडिंग नेचर है शॉर्ट टू मीडियम टर्म रेस्क्यू लोन होते हैं. वर्ल्ड बैंक के द्वारा जो लोन गिवन किए जाते हैं लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट लोन एंड ग्रांट्स होते हैं. क्वेश्चन नंबर 5. With reference to Indian economy, what are the advantage of inflation indexed bond (IIBs)? Three statement given है. Statement 1. Government can reduce the coupon rate on its borrowing by way of IIBs. This statement is correct. Statement 2. IIBs provide protection to the investors from uncertainty regarding inflation. This statement is also correct. Statement 3. The interest received as well as capital gain on IIBs are not taxable. This statement is incorrect. So correct answer is A. 1 and 2 इसके correct statement है. इससे रिलेटेड यहाँ पर explanation given है. Question number 6. In India, which one of the following is responsible for maintaining price stability by controlling inflation? Correct answer is D. Reserve Bank of India. Because Reserve Bank of India की responsibility है कि वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करके प्राइस स्टेबिलिटी को मेंटेन करे. So let's discuss the detail of this question. Under the RBI Act 1934 amendment in 2016, the primary objective of monetary policy is to maintain price stability while keeping in mind the objective of growth. RBI Act 1934 के अकॉर्डिंग RBI का जो मॉनेटरी पॉलिसी का जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है वो कंट्री के ग्रोथ के साथ साथ प्राइस स्टेबिलिटी को मेंटेन करना है. द मॉनेटरी पॉलिसी committee is a target with a containing inflation within the target band of 4% to 2%. मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी MPC जो होता है उसका मेन फंक्शन इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन को 4% टू 2% के बिटवीन कंट्रोल करके रखना है. रोल ऑफ RBI इन प्राइस स्टेबिलिटी. प्राइस स्टेबिलिटी में RBI का क्या रोल होता है? RBI acted as the primary custodian of price stability in Indian economy. Its role shifted from multiple objectives to a flexible inflation targeting framework following the amendment of the RBI Act 1934 in 2016. The legal mandate. The primary objective of monetary policy is to maintain price stability while keeping in mind the objective of growth. The target. The central government, in consultation with the RBI, set an inflation target. सेंट्रल बैंक सेंट्रल गवर्नमेंट RBI के साथ कंसल्ट करके इन्फ्लेशन टारगेट सेट करता है. करंटली दिस इज 4% विद अ टॉलरेंस बैंड ऑफ +-2%, मीनिंग अ रेंज ऑफ 2% to 6%. The indicators. The RBI uses the consumer price index, also known as a headline inflation, as its primary metric to measure price changes.
प्राइस चेंजेस को मेजर करने के लिए आरबीआई मेनली कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को यूज करता है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स विच इज ऑल्सो नोन एज हेडलाइन इन्फ्लेशन। द मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी एमपीसी प्राइस स्टेबिलिटी डिसाइडेड बाय एमपीसी अ 6 मेंबर बॉडी। प्राइस स्टेबिलिटी एमपीसी के द्वारा डिसाइड की जाती है। एमपीसी के अंदर 6 मेंबर होते हैं। 3 मेंबर आरबीआई से होते हैं, 3 मेंबर गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। दे मेड एट लीस्ट 4 times अ ईयर टू डिसाइड द रेपो रेट। रेपो रेट को डिसाइड करने के लिए एमपीसी मेंबर एट लीस्ट 4 टाइम इन अ ईयर मीट करते हैं। If inflation stay above 6% or below 2% for 3 consecutive quarters, RBI must provide a report to the government explaining the failure of the corrective action plan. इन्फ्लेशन अगर 6% से ज्यादा 2% से लेस रहता है इन 3 consecutive क्वार्टर, आरबीआई गवर्नमेंट को इससे रिलेटेड रिपोर्ट गिवन करता है। टूल्स फॉर कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के क्या-क्या टूल आरबीआई के द्वारा फॉलो किए जाते हैं? टू मेंटेन प्राइस स्टेबिलिटी, द आरबीआई मैनेज द मनी सप्लाई इन इकोनॉमी यूजिंग वेरियस इंस्ट्रूमेंट। प्राइस स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए आरबीआई इकोनॉमी में मनी सप्लाई को मैनेज करता है और इसके लिए आरबीआई वेरियस इंस्ट्रूमेंट का यूज करता है। कुछ इंस्ट्रूमेंट सच है, कुछ क्वांटिटेटिव टूल होते हैं। क्वांटिटेटिव टूल के अंदर रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, कैश रिजर्व रेशो, स्टेबिलिटी लिक्विडिटी रेशो, ओपन मार्केट ऑपरेशंस इंक्लूड होते हैं। कुछ क्वालिटेटिव टूल होते हैं। क्वालिटेटिव टूल के अंदर मोरल सॉशन, मार्जिन रिक्वायरमेंट, ये सब हम डिस्कस करेंगे। क्वांटिटेटिव टूल एफर्ट वॉल्यूम ऑफ इकोनॉमी। क्वांटिटेटिव टूल जो होते हैं ये वॉल्यूम ऑफ मनी को एफर्ट करते हैं। रेपो रेट, द रेट एट विच आरबीआई लैंड टू बैंक्स। रेपो रेट वो रेट होता है जिस रेट पर आरबीआई अदर बैंक को लैंड गिवन करता है। टू कंट्रोल हाई इन्फ्लेशन, द आरबीआई इंक्रीज द रेपो रेट। इन्फ्लेशन अगर हाई है उसको कंट्रोल करना है तो आरबीआई रेपो रेट इंक्रीज कर देता है। रेपो रेट अगर इंक्रीज होगा, दिस मेक बोरिंग एक्सपेंसिव फॉर बिजनेस एंड कंज्यूमर। इससे बोरिंग बिजनेसमैन एंड कंज्यूमर्स के लिए एक्सपेंसिव होगा, रिड्यूसिंग डिमांड एंड कूलिंग डाउन प्राइसेस। इससे डिमांड रिड्यूस होगी एंड प्राइसेस कूल डाउन होंगे। इट मीन्स अगर बैंक आरबीआई ने रेपो रेट इंक्रीज कर दिया, देन मार्केट में मनी का फ्लो कम होगा, बिकॉज कोई भी लोन लेने के लिए एग्री नहीं होगा। रिवर्स रेपो रेट, द रेट एट विच बैंक पार्क मनी विद द आरबीआई। encouraging this encourage bank to lend less the public and keep more with RBI. Cash reserve ratio and statutory liquidity ratio CRR and SLR. Encouraging these ratios forcing bank to keep more cash in reserve, leaving less disposable money for lending. Next, open market operations. To reduce inflation, the RBI sell government securities to stock up excess liquidity from the bank. इन्फ्लेशन को रिड्यूस करने के लिए आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जी सैक्स को सेल करती है। जी सैक्स को सेल करके ये एक्सेस लिक्विडिटी इन द मार्केट को सोकअप कर लेती है। क्वालिटेटिव टूल्स, selective credit control, moral suasion, persuading bank to align their lending with RBI stability goal। RBI stability goal होते हैं और बैंक को ये परsuade कर लेता है कि वो आरबीआई के स्टेबिलिटी गोल के अकॉर्डिंग लैंडिंग पर फोकस करें। मार्जिन रिक्वायरमेंट, changing the amount of collateral need for loans to discourage spectacular buying in the certain sector like real estate। चैलेंजेस टू आरबीआई रोल। आरबीआई का जो रोल है इसके बिफोर क्या क्या चैलेंजेस है। सप्लाई साइड शॉक, आरबीआई टूल मेनली एफर्ट डिमांड। आरबीआई टूल्स जो होते हैं ये ऑन डिमांड सप्लाई को एफर्ट करते हैं। इफ प्राइसेस राइज बिकॉज ऑफ ग्लोबल ऑयल क्राइसिस, ग्लोबल ऑयल क्राइसिस की वजह से जिस तरह प्रेजेंट में भी प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं और अब बैड मानसून या बैड मानसून की वजह से प्राइस इंक्रीज हुआ, आरबीआई हैज लिमिटेड कंट्रोल। इस पर आरबीआई का कंट्रोल नहीं होगा, बिकॉज आरबीआई के जो टूल्स होते हैं वो मेनली डिमांड साइड को एफर्ट करते हैं। फिस्कल डेफिसिट, इफ द गवर्नमेंट स्पेंड एक्सेसिवली इट कैन पंप टू मच मनी इनटू द इकोनॉमी। गवर्नमेंट अगर
एक्सेसिवली एक्सपेंड करती है, इसका मीनिंग ये हुआ कि टू मच मनी इकोनॉमी में पंप अप किया जा रहा है, मेकिंग द आरबीआई जॉब ऑफ सोकिंग अप लिक्विडिटी मच हार्डर। इससे इन्फ्लेशन बढ़ेगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, देन ये जो लिक्विडिटी है मार्केट में ज़्यादा आरबीआई के लिए सोकिंग अप करना इसको डिफिकल्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, विद रेफरेंस टू नॉन फंजिबल टोकन्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। नॉन फंजिबल टोकन्स वो होते हैं जिन्हें ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। स्टेटमेंट 1, दे इनेबल द डिजिटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फिजिकल एसेट्स। फिजिकल एसेट्स का डिजिटल रिप्रेजेंटेशन को इनेबल करता है। दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। स्टेटमेंट 2, they are unique cryptographic tokens that exist on a blockchain. This statement is also correct. They can be traded or exchanged at a equivalence and therefore can be used as a medium of commercial transactions. This statement is wrong. So correct answer is A. 1 and 2 only is correct है. So let's discuss the detail of this question. What are non-fungible means? Non-fungible assets, tokens. Non-fungible means unique or non-replaceable, unlike a 100 rupee note which is fungible because you can swap it for any 100 rupee notes. Non-fungible means unique और non-replaceable है। 100 रुपये नोट इसको हम एक्सचेंज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट नॉन फंगेबल टोकन जो होते हैं इन्हें भी हम रिप्लेस नहीं कर सकते। इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन यहाँ पर गिवन है। क्वेश्चन नंबर 8, with reference to the Indian economy, consider the following statement. Statement 1, the provision of convertible bonds help in reducing the interest rate on the bond. This statement is correct. Statement 2, the equity option held by the bondholder give the right to convert the bond into a specific number of shares of the issuing company. This statement is also correct. So correct answer is C, both 1 and 2. इस क्वेश्चन से रिलेटेड यहाँ पर डिटेल एक्सप्लेनेशन गिवन है। क्वेश्चन नंबर 9, with reference to India, consider the following statement. Statement 1, credit rating agencies are regulated by Reserve Bank of India. This statement is wrong because credit rating agencies जो होती हैं वो सेबी के द्वारा रेगुलेट की जाती हैं। Statement 2, the rating agency popularly known as ICRA is a public sector company. This statement is also incorrect. Statement 3, Brickwork Rating is an Indian credit rating agency. This is right because Brickwork Rating Agency India के credit rating agency है. So let's discuss the detail of this question. Why statement 1 is incorrect? In India, credit rating agencies like CRISIL, CRISIL, ICRA, and CARE are regulated by SEBI, Security and Exchange Board of India, not RBI. इंडिया के जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं, क्रिसिल, आईसीआरए, केयर, ये सब सेबी के द्वारा रेगुलेट की जाती है, ना कि आरबीआई के द्वारा। व्हाई स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट? आईसीआरए इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी is a private sector company, not a PSU. Why statement 3 is correct? Brickwork Rating is indeed one of the SEBI registered Indian credit rating agencies. Question number 10. With reference to the Bank Board Bureau, which of the following statements are correct? बैंक बोर्ड ब्यूरो से रिलेटेड क्वेश्चन है, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है फाइंड करना है। स्टेटमेंट 1, द गवर्नर ऑफ आरबीआई इज द चेयरमैन ऑफ बैंक बोर्ड ब्यूरो। दिस इज रॉन्ग। आरबीआई गवर्नर इसका चेयरमैन नहीं होता है। स्टेटमेंट 2, बैंक बोर्ड ब्यूरो रिकमेंड फॉर द सिलेक्शन ऑफ हेड ऑफ द पब्लिक सेक्टर बैंक्स। दिस इज राइट बिकॉज ये पब्लिक सेक्टर बैंक के लिए जो उसके हेड होंगे उसके सिलेक्शन से रिलेटेड रिकमेंडेशंस गिवन करता है। स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। स्टेटमेंट 3, Bank Board Bureau help the public sector bank in developing strategies and capital raising plans. This statement is correct because Bank Board Bureau public sector bank के लिए strategies and capital raising plans suggest करता है. So correct answer is B. Only 2 and 3 इसके correct answers हैं. So let's discuss the detail of this question. Why statement 1 is incorrect? The chairman of the Bank Board Bureau now evolved into a Financial Services Institutions Bureau or FSIB.
is usually a retired high-ranking official or an expert, not sitting governor of RBI. बैंक बोर्ड ब्यूरो का जो चेयरमैन होता है, प्रेजेंट में बैंक बोर्ड ब्यूरो अब नहीं है, अब इसको फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशंस ब्यूरो बना दिया गया है। इसका जो चेयरमैन होता है, यूजुअली वो रिटायर्ड हाई रैंकिंग ऑफिशियल होता है, एक एक्सपर्ट होता है। इट मीन्स आरबीआई गवर्नर, सिटिंग आरबीआई गवर्नर इसका चेयरमैन नहीं होता है। Why statement 2 and 3 are correct? The Bank Board Bureau was established based on the recommendation of the PJ नायक कमेटी। पीजे नायक कमेटी के रिकमेंडेशन के बेस पर बैंक बोर्ड ब्यूरो एस्टेब्लिश किया गया था। इट्स प्राइमरी रोल आर टू रिकमेंड टॉप मैनेजमेंट फॉर पीएसबी एंड हेल्प देम विद कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड कैपिटल प्लानिंग। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग आर बिल्ट ऑन टॉप ऑफ ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म। इनमें से कौन कौन सा ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म है? आरोग्य सेतु, कोविन, डिजिटल लॉकर, दीक्षा। ये सभी ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म है बिकॉज इन्हें कोई भी पर्सन यूज कर सकता है एंड ये ओपन है सभी के लिए। सो करेक्ट आंसर इज डी, 1, 2, 3 and 4। The Indian government has a policy on adoption of open source software. All the listed platforms, Arogya Setu, contact tracing, Cowin for vaccination, DigiLocker for document storage, Diksha for education, utilize open source stack to ensure transparency and scalability. Question number 12. System of a rice intensification of cultivation in which alternate wetting and drying of rice field is practiced result in रिड्यूस्ड सीड रिक्वायरमेंट। स्पेशली क्वेश्चन जो है वो सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन से रिलेटेड है। इट मीन्स कल्टीवेशन में ये सिस्टम यूज किया जाता है जिसमें वेटिंग एंड ड्राइंग ऑफ राइस फील्ड किया जाता है और इससे रिलेटेड ये जो प्रैक्टिस है ये इस प्रैक्टिस का क्या क्या प्रॉफिट होता है। नंबर वन, रिड्यूस सीड रिक्वायरमेंट, दिस इज करेक्ट। इसमें सीड रिक्वायरमेंट कम होता है। रिड्यूस्ड मीथेन प्रोडक्शन रिड्यूस होता है। रिड्यूस इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन रिड्यूस होता है। सो करेक्ट आंसर इज डी, 1, 2 and 3। लेट्स डिस्कस द डिटेल ऑफ दिस क्वेश्चन। व्हाई स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट? In SRI, young seedlings are planted singly and with wider spacing about 25 centimeter into 25 centimeter rather than in clumps. This drastically reduces the number of seed required per acre. Why statement 2 is correct? The traditional paddy cultivation involved continuous flooding, which created anaerobic condition leading to methane emissions. SRI uses alternate wetting and drying, which introduce oxygen into the soil and suppress methanogenic bacteria. Why statement 3 is correct? Because the field is not kept submerged constantly, the volume of water needed is 30% to 50% less. This led to a direct reduction in the electricity used for pumping irrigation water. Question number 13. With reference to the G20 Common Framework, consider the following statement. Statement 1. It is an initiative endorsed by G20 together with the Paris Club. G20 Common Framework, G20 एंड पेरिस क्लब के द्वारा इंडोर्स किया गया इनिशिएटिव है। दिस इज राइट। इंडियन इनिशिएटिव टू सपोर्ट लो इनकम कंट्री विद अनसस्टेनेबल डेब्ट। लो इनकम कंट्री जिनके ऊपर अनसस्टेनेबल डेब्ट है उनको सपोर्ट करने के लिए ये इनिशिएटिव टेकिंग किया गया था। बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, सो करेक्ट आंसर इज सी, बोथ 1 and 2। सो लेट्स डिस्कस द डिटेल ऑफ दिस क्वेश्चन। Why statement 1 is correct? The common framework for debt treatment beyond the DSSI Debt Service Suspension Initiative was endorsed by G20 along with the Paris Club. Paris Club is an informal group of official creditors. Why statement 2 is correct? It was launched in November 2020 to deal with the problem of unsustainable debt in low-income countries, which was worsened by the COVID-19 pandemic. कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से लो इनकम कंट्रीज के ऊपर जो ऑलरेडी डेब्ट था, ये डेब्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम और भी ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है और नवंबर 2020 में G20 कॉमन फ्रेमवर्क लॉन्च किया जाता है सो दैट इनकी हेल्प की जा सके।
It ensures that all official bilateral creditors participate in debt reconstructing on similar terms. Question number 14. Which of the following are included in the capital budget of the Government of India? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कैपिटल बजट में किस किस को ऐड किया जाएगा? नंबर 1, एक्सपेंडिचर ऑन एक्विजिशन ऑफ एसेट्स लाइक रोड, बिल्डिंग, मशीनरी। दिस इज राइट बिकॉज कैपिटल बजट में ही इसको इंक्लूड किया जाएगा एंड रोड, बिल्डिंग और मशीनरी जैसी एसेट्स पर जब एक्सपेंडिचर किया जाता है तो ये कैपिटल बजट में ही ऐड किया जाता है। लोन रिसीव्ड फ्रॉम फॉरेन गवर्नमेंट से लोन रिसीव हुआ है, दिस इज ऑल्सो एडेड इन कैपिटल बजट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नंबर 3, लोन एंड एडवांसेस ग्रांटेड टू स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। सो करेक्ट आंसर इज डी, 1, 2 and 3. So let's discuss the detail of this question. The capital budget consists of capital receipt and capital payment. कैपिटल बजट के अंदर ऑल कैपिटल रिसिप्ट एंड कैपिटल पेमेंट इंक्लूड होता है। वहां स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। एक्सपेंडिचर ऑन एक्विजिशन ऑफ एसेट्स लाइक रोड, बिल्डिंग, मशीनरी एटसेट्रा, these are capital expenditure because they create physical assets for government. गवर्नमेंट के लिए ये फिजिकल एसेट्स क्रिएट कर रहा है। तो बहुत ज़्यादा बिल्डिंग, रोड एंड मशीनरी यहाँ पर बनाई जाएंगे तो ये गवर्नमेंट के लिए एक फिजिकल एसेट्स है। सो ये कैपिटल बजट के अंदर मेंशन हुआ। वाई स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। लोन्स फ्रॉम फॉरेन गवर्नमेंट आर कैपिटल रिजर्व बिकॉज दे क्रिएट अ फ्यूचर लायबिलिटी। फॉरेन से अगर लोन लिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने देन ये कैपिटल रिसिप्ट होगा बिकॉज ये गवर्नमेंट के ऊपर एक लायबिलिटी क्रिएट कर रहा है, गवर्नमेंट के ऊपर ऑब्लिगेशन टू पे बैक ये क्रिएट कर रहा है। वाई स्टेटमेंट 3 इज करेक्ट। लोन्स गिवन टू स्टेट आर कैपिटल एक्सपेंडिचर बिकॉज दे क्रिएट अ फाइनेंशियल एसेट्स फॉर द गवर्नमेंट as they will earn interest and principal will be returned. Question number 15. Consider the following statement. 3 statement given है. Statement 1. Tight monetary policy of US Federal Reserve could lead to capital flight. This is right. US Federal Reserve अगर टाइट मॉनेटरी पॉलिसी फॉलो करता है देन इंडिया से कैपिटल फ्लाइट पॉसिबल है बिकॉज वहां पर इन्वेस्टर्स को प्रॉफिट ज़्यादा मिल रहा है, वो इंडिया से अपने इन्वेस्टमेंट को मूव आउट करने की कोशिश करेंगे। स्टेटमेंट सेकंड, कैपिटल फ्लाइट में इंक्रीज द इंटरेस्ट कॉस्ट ऑफ फर्म्स विद एक्सचेंजिंग एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग, दिस इज ऑल्सो राइट। सो करेक्ट आंसर इज ए, 1 and 2 ओनली इसके करेक्ट है। सो लेट्स डिस्कस द डिटेल ऑफ दिस क्वेश्चन। व्हाई स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। व्हेन द यूएस फेडरल रेज इंटरेस्ट रेट, इट मीन टाइट मॉनेटरी पॉलिसी अगर वो फॉलो करता है, यूएस एसेट्स बिकम मोर अट्रैक्टिव, दिस कॉज इन्वेस्टर्स टू पुल मनी आउट ऑफ इमर्जिंग मार्केट लाइक इंडिया टू इन्वेस्ट इन यूएस, लैंडिंग टू कैपिटल फ्लाइट। व्हाई स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। कैपिटल फ्लाइट कॉज द इंडियन रुपये टू डेप्रिशिएट अगेंस्ट द डॉलर, कैपिटल फ्लाइट अगर होगा इससे इंडियन रुपये डेप्रिशिएट होगा अगेंस्ट द डॉलर। व्हाई स्टेटमेंट 3 इज इनकरेक्ट। Devaluation of the domestic currency increase the currency risk. If the price fall, the borrower has to pay more to domestic currency to service the foreign debt, making it a major risk. About tight monetary policy. Tight monetary policy क्या होता है? इससे related हम कुछ important words discuss करेंगे। Tight monetary policy, also known as dear money policy or contractionary monetary policy. A tight monetary policy is a course of action undertaken by central government, a central bank like the RBI or the US Federal Reserve to slow down overheated economic growth and most importantly to curb high inflation. इंडिया में अगर इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत हाई होता है या फिर इन्फ्लेशन बहुत हाई होता है, इसको स्लो डाउन करने के लिए आरबीआई टाइट मॉनेटरी पॉलिसी फॉलो करता है। हाउ इट वर्क, टाइट मॉनेटरी पॉलिसी किस तरह से वर्क करता है। व्हेन द इकोनॉमी हैज टू मच लिक्विडिटी, मनी सप्लाई, इट लीड्स टू हाई डिमांड। मार्केट में अगर मनी सप्लाई ज़्यादा होगा तो इससे डिमांड इंक्रीज होगी, विच पुशेस प्राइसेस अप, इससे प्राइस बढ़ेगा। To counter this, the central bank makes it tighter or more expensive to get money.
इसको काउंटर करने के लिए सेंट्रल बैंक इसको टाइट करेगा। इट मीन्स इट इसको मोर एक्सपेंसिव बनाएगा कि पब्लिक के पास ये मनी पहुंच ना पाए। स्टेप वन, द सेंट्रल बैंक इंक्रीज पॉलिसी रेट, फॉर एग्जाम्पल रेपो रेट इन इंडिया, फेड फंड रेट्स इन यूएस। Step 2, commercial bank find it more expensive to borrow from the central bank, so they increase their own lending rate for customers. बिकॉज कॉमर्शियल बैंक के लिए अब डिफिकल्ट हो जाएगा आरबीआई से लोन टेकिंग करना। कॉमर्शियल बैंक भी अब अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे और कस्टमर भी अब लोन टेकिंग नहीं करेंगे, इससे डिमांड रिड्यूस होगी। Step 3, loans for cars, homes and business become expensive. People spend less and companies put expansion plan on hold. Step 4, total demand in the economy drops, which eventually lead to a decrease in inflation. टूल्स ऑफ टाइड मॉनेटरी पॉलिसी। टाइड मॉनेटरी पॉलिसी के क्या क्या टूल्स होते हैं? आरबीआई यूजेस द फॉलोइंग स्पेसिफिक एक्शंस टू टाइटन द मार्केट। नंबर वन, इंक्रीजिंग द रेपो रेट, प्राइमरी सिग्नल फॉर हायर इंटरेस्ट रेट, encouraging CRR, SLR, forcing bank to lock away more cash, leaving less for public, selling government securities। आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को भी सेल करेगा। गवर्नमेंट सिक्योरिटी को सेल करने से आरबीआई के पास करेंसी आएगी और लिक्विडिटी मार्केट में लैज होगा। आरबीआई सेल बॉन्ड्स टू बैंक्स, द बैंक पे द आरबीआई इन कैश, दिस सोक अप द एक्सेस कैश फ्रॉम द बैंकिंग सिस्टम। What is loose monetary policy, also known as easy money policy, expansionary policy, or an accommodative stance, is the exact opposite of the tight monetary policy we have just discussed. लूज मॉनेटरी पॉलिसी जो होता है वो टाइट मॉनेटरी पॉलिसी का अपोजिट होता है। सेंट्रल बैंक यूज दिस स्ट्रेटेजी टू सिमुलेट एन इकोनॉमी दैट इज स्लोइंग डाउन और फेसिंग अ रिसेशन। इकोनॉमी में अगर स्लो डाउन है या फिर इकोनॉमी रिसेशन फेस कर रही है, देन आरबीआई लूज मॉनेटरी पॉलिसी फॉलो करता है। आरबीआई का ये फोकस होता है कि किसी भी तरह से मार्केट में लिक्विडिटी इंक्रीज होना चाहिए। The goal is to make money cheap and easy to access, encouraging spending and investment. So thanks for